एपिसोड 638। अभी एक ही घंटा गुजरा था कि फोन की घंटी बजने लगी। मेरी आंख खुल गई। पोमी ने कहा, तुम सोते रहो। मैंने आंखें बंद कर लीं। वो रिसीवर उठाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मादाम पोमी, अगर वो डमी फराद है तो तुम वहां क्या कर रही हो? क्या तुम चाहते हो मैं असल फराद के बेडरूम में जाऊं? तुम्हारी दोस्ती असल फराद से ही है। तुम्हारी मालूमात बहुत कमज़ोर हैं। मेरा असली फराद से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा महबूब यही है जो इस वक्त भी मेरे साथ है। मगर तुम कौन हो? क्या चाहते हो? जब तक तुम्हारे बेडरूम का दरवाज़ा बंद है तुम्हारा वो महबूब महफूज है। जैसे ही वो कमरे से निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। मैं आंखें बंद किए पोमी के दिमाग में था और दूसरी तरफ की बातें सुन रहा था। मैं जानता था इतनी जुर्रत से बातें करने वाला यकीनन योगा का माहिर होगा, मुझे दिमाग में नहीं आने देगा। मैं टेलीफोन एक्सचेंज के एक ऑपरेटर के दिमाग में पहुंच गया। उससे मालूम किया। पता चला कमरा नंबर 222 से किसी शख्स ने हमारे कमरे का नंबर मांगा था और अब वहां से गुफ्तगू कर रहा था। मैं मैनेजर के पास गया। वो एक नौजवान बैरे से बातें कर रहा था। मैंने उस बैरे की आवाज़ सुनी, उसके दिमाग में पहुंच गया। वो अच्छा कदावर सेहतमंद था। मैं उसे वहां से हिदायत देता हुआ सेकंड फ्लोर पर ले गया। कमरा नंबर 222 पर पहुंचकर उसने मेरी मर्जी के मुताबिक दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, हु इज देयर? बैरे ने कहा, सर मैं होटल का मैसेंजर हूं, आपके लिए एक मैसेज लाया हूं। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा जरा सा खुला। उसी वक्त बैरे ने एक जोर की लात मारी। दरवाजा खोलने वाला लड़खड़ा कर पीछे किया। उसने अंदर आकर दरवाजे को बंद करते हुए कहा, अभी तुमने फोन पर कहा था कि फराद अली तैमूर कमरे से निकलेगा तो गोली मार दी जाएगी। ये लो, मैं अपने कमरे से निकलकर तुम्हारे कमरे में आ गया हूं। ये कहते ही उसने एक जोर का घूंसा उसके मुंह पर रसीद किया। वो कमरे के वस्त में जाकर गिरा। वहां एक शख्स और मौजूद था। उसने रिवॉल्वर निकालकर कहा, खबरदार, एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं फरहाद हूं, कल यहां पहुंच गया था। एक बैरे को मैंने 5,000 रुपए दिए और आज छुट्टी करने के लिए कहा। फिर उसके मेकअप में यहां पहुंच गया हूं। मैंने उस बैरे के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया हुआ था। वो जिस्मानी तौर पर अच्छा खासा ताकतवर था, लेकिन दाव पेच नहीं जानता था, लड़ने के फन से वाकिफ नहीं था। उसकी ये कमी मैं पूरी कर रहा था। फिर मैंने बात करते करते अचानक फजा में छलांग लगाई। ये तो मालूम ही था कि वो गोली चलाएगा, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही मैंने यानी बैरे ने फजा में ही कलाबाजी लगाई, जिसके बाइस गोली उसे न लग सकी। उसकी ठोकर रिवॉल्वर वाले के मुंह पर पड़ी। वो अपना तवाजुन कायम न रख सका। पीछे गया तो सोफे से टकराकर दूसरी तरफ उलट गया। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया था। उसका साथी रिवॉल्वर की तरफ लपका। बैरा गोता लगाने के अंदाज में सीधा रिवॉल्वर की तरफ किया। फिर उसे लिए हुए कलाबाजी खाकर फर्श पर दूसरी जगह पहुंच गया। बैरे के हाथ में रिवॉल्वर आते ही वो दोनों उछलकर खड़े हुए, फिर दरवाजे की तरफ भागने लगे। उसने मुंह से एक जोरदार आवाज निकाली, ठाएं! वो दोनों एकदम से ठिठक कर रुक गए। उनके जहन में यही बात थी कि किसी लम्हे भी रिवॉल्वर से गोली चल सकती है। मैंने हंसते हुए कहा, अभी मेरे मुंह से आवाज निकली है, उसके बाद रिवॉल्वर से आवाज निकलेगी। बोलो, तुम दोनों को जख्मी करूं और दिमाग तक पहुंचूं या खुद अपने दिमागों के दरवाजे खोल रहे हो? वो दोनों पलटकर बेबसी से मुझे देखने लगे। मैंने कहा, अपने अपने हाथ अपनी अपनी गर्दनों पर रख लो, मैं तुम्हारे दिमागों में बारी बारी पहुंच रहा हूं। ये कहते ही मैंने आर्मर को आवाज दी, फौरन मेरे पास आओ। उसे मुखातिब करने के लिए बैरे के दिमाग से निकलना जरूरी था। चंद लम्हों के लिए मैं निकला तो बैरा एकदम से बौखलाकर अपने हाथ में कभी रिवॉल्वर को और कभी अपने सामने खड़े हुए दो अजनबियों को देखने लगा। इससे पहले कि वो कोई हिमाकत करता, मैंने फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। आर्मर मेरे दिमाग में आ गया था। मैंने कहा, तुम इस रिवॉल्वर वाले के दिमाग पर कब्जा जमाए रखो, मैं सामने वालों के ख्यालात पढ़ने जा रहा हूं। मैंने एक के दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक ली। दूसरे ने भी यही किया। मैंने उस बैरे की जबान से कहा, मैं फिर आ रहा हूं, इस बार अगर सांस रोकी गई तो गोली चल जाएगी। उनमें से एक ने कहा, हम जान दे देंगे लेकिन तुम्हें दिमाग में नहीं आने देंगे। ये कहते ही वो दौड़ता हुआ बिस्तर की तरफ किया। उसने अपना हाथ तकिए के नीचे पहुंचाया। उसी वक्त मैंने बैरे के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसके हाथ पर गोली मारी। जो हाथ तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल रहा था उसमें सुराख हो गया। उधर जो दूसरा शख्स खड़ा हुआ था उसने यकबारगी छलांग लगाकर बैरे को एक फ्लाइंग किक मारी। बैरा लड़खड़ाता हुआ पीछे गया और दीवार से टकरा गया। मैंने उसे फिर संभाला
फिर दूसरे शख्स की टांग पर गोली मारी। वो उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। इस दौरान आर्मर ने दानिशमंदी का सबूत दिया। मेरे यहां मसरूफ होते ही वो उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जो तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल रहा था। जख्मी होने के बायस वो सांस न रोक सका, बल्कि आर्मर को महसूस ही न कर सका। अब वो बाएं हाथ से रिवॉल्वर पकड़े बैरे को गोली मारना चाहता था। आर्मर ने उसके रिवॉल्वर की नाल खुद उसकी कनपट्टी से लगा दी। फिर कहा, मैं तुम्हारी खोपड़ी में हूं। यहां से निकलने के लिए मुझे रास्ता चाहिए, लिहाजा मैं खोपड़ी में सुराख कर रहा हूं। उसने घबराकर रिवॉल्वर को हाथ से छोड़ दिया। बैरे ने आगे बढ़कर उस रिवॉल्वर को भी अपने कब्जे में ले लिया। आर्मर ने उसके दिमाग में आकर कहा, फराद, अब इनके दिमागों के दरवाजे खुल चुके हैं। मैं बैरे के दिमाग को अपने काबू में रखूंगा। तुम जाकर इनसे मालूमात हासिल करो। मैं उनमें से एक की खोपड़ी में पहुंच गया। सबसे पहले चोर ख्यालात पड़े। ये इंकिशाफ हुआ कि वो तंजीम वाले गोरीले हैं। मैंने कहा, अच्छा, तो इसीलिए जान देने के लिए तैयार थे, मगर अपने दिमाग का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे कि कहीं तुम्हारी तंजीमी साजिशों का इल्म ना हो जाए। वो खामोश था, इधर उधर देख रहा था, जैसे फरार का रास्ता ढूंढ रहा हो। मैंने कहा, अब कहाँ भाग कर जाओगे? चुपचाप मेरे सवालों के जवाब देते रहो। तुम कुल कितने गोरीले हो? वो चुप रहा, कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन मालूमात तो उसके दिमाग में थीं। मैंने कहा, ना बताओ। तुम्हारे 50 गोरीले जंगल में पहुंच चुके हैं। वहां के 2 मुख्तलिफ हिस्सों में अपने कैंप लगा चुके हैं। इस शहर में, बल्कि इस होटल में 20 गोरीले हैं जो मुझे हर हाल में ख़त्म कर देना चाहते हैं। तुम असल पर गोली चलाओ या डमी पर। फरहाद की कोई साथी या बाबा साहब के इदारे के जिम्मेदार अफराद मेरी हलाकत पर किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि तुम लोग अपने आप को 7 पर्दों में छुपा कर रखने की कोशिश करते हो। ये भूल जाते हो कि हम टेलीपैथी जानने वाले बड़े बड़े योगा के माहिरों के दिमाग तक पहुंच जाते हैं। वो चुपचाप फर्श पर बैठा हुआ अपने जख्मी हाथ को थामकर होले होले कर्रा रहा था। दूसरी तरफ उसका साथी अपनी जख्मी टांग पकड़े तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। मैंने दूसरे साथी के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच पढ़ी। पता चला, मैं जिस कमरे में पोमी के साथ क़याम कर रहा हूं, उसके सामने वाले कमरे में 2 मुसल्लह गोरीले हैं और हमारे आसपास के कमरों में भी कुछ मौजूद हैं। 3 बार गोलियां चलने की आवाज़ ने होटल में हलचल सी मचा दी थी। बहुत से लोग दौड़ते हुए कमरा नंबर 222 के दरवाजे पर आ गए थे। होटल का मैनेजर दस्तक देते हुए पूछ रहा था, क्या बात है? गोली किसने चलाई है? यहाँ कौन लोग हैं और यहाँ क्या हो रहा है? मैंने बुलंद आवाज़ से बैरे के जरिए कहा, मैं फराद अली तैमूर बोल रहा हूँ। अभी इस होटल में और गोलियां चलेंगी। आप तमाम मुसाफिरों से कह दें कि वो अपने अपने कमरों तक महदूद रहें, कोई बाहर ना निकले। मिस्टर फरहाद, ये ज्यादती है, मेरे होटल की बदनामी है। मैं पुलिस वालों को बुलाता हूँ। तुम चाहे जिसको बुला लो, वैसे तुम्हारे होटल का जो नुकसान होगा फौरन पूरा किया जाएगा। अब यहाँ से भाग जाओ। मैंने बैरे के दिमाग को ज़रा आज़ाद करते हुए कहा, तुम बदहवास ना होना। मैं फराद अली तैमूर हूँ। तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर अपना काम निकालता रहा। अब तुम आज़ाद हो, लेकिन इस कमरे से बाहर ना जाओ। एक तरफ बैठे रहो। तुम्हारे हाथ में 2 रिवॉल्वर हैं, तुम इन दोनों जख्मियों को दे दो। मैंने आर्मर से कहा, तुम जख्मी टांग वाले के दिमाग पर कब्जा जमाए रखो। बैरे ने दोनों रिवॉल्वर दोनों की तरफ फेंक दिए। मैंने जख्मी हाथ वाले के दिमाग में पहुंचकर कहा, अब ट्रांसमीटर निकालो और होटल में जो साथी हैं उनसे राब्ता कायम करो। रिवॉल्वर हाथ में आते ही वो बैरे को गोली मारना चाहता था। मैंने ऐसा करने नहीं दिया। उसे सख्ती से कहा, आइंदा तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई हरकत की तो जान से जाओगे। चलो, जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। वो ट्रांसमीटर उठाकर राब्ता कायम नहीं करना चाहता था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया तो वह मेरी मर्जी के मुताबिक अमल करने लगा। फौरन ही राब्ता कायम हो गया। होटल के एक कमरे से उसके साथी कोड वर्ड्स अदा कर रहे थे और पूछ रहे थे, क्या हुक्म है? हमने अभी फायरिंग की आवाज़ें सुनी हैं। क्या आप इस सिलसिले में कुछ बता सकते हैं? मैं खुद मालूम करने के लिए बाहर निकल रहा हूं। 1 मिनट बाद तुम सब अपने अपने कमरे से निकल आना। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। फिर अपने लंगड़े साथी से पूछा, क्या तुम 3रे फ्लोर तक चल सकते हो? वो तकलीफ से कर्राते हुए बोला, मैं तो सिर्फ रेंगने के काबिल रह गया हूं। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसने हाथ से रिवॉल्वर उछाला। उसे फिर बैरे ने कैच कर लिया। वापस उसी शख्स के दिमाग में पहुंचा जिसका हाथ जख्मी था। फिर उसके जरिए बैरे से कहा, तुम मेरे साथ 3रे फ्लोर तक चलोगे। अभी रिवॉल्वर छुपा लो। मैं उसके दिमाग पर पूरी तरह काबिज था, इसलिए वो मेरी मर्जी के मुताबिक अमल कर रहा था। वो रिवॉल्वर को बाएं हाथ में थामे अपनी जगह से उठा। फिर अपने साथी के पास जाकर बोला, जरा सर झुकाकर अपनी जख्मी टांग को देखो।
उसने सर झुकाकर देखा। उसके साथी ने रिवॉल्वर के दस्ते से सर पर एक जोरदार सर्प लगाई। वो चकराकर फर्श पर औंधा हो गया। फिर वो मेरे साथ उस कमरे से निकला, उसे बाहर से बंद किया। उसके बाद सीढ़ियां चढ़ता हुआ तीसरे फ्लोर पर पहुंचा। उसके गोरीले साथी अपने अपने कमरों से निकल आए थे। उन सब के हाथों में स्टेन गनें थीं। आर्मर ने बैरे को एक सुतून की आड़ में रोक दिया। मैं अपने मामूल को आगे बढ़ाता हुआ ले गया। उसके साथियों ने पूछा, क्या फायरिंग के मुताल्लिक कुछ मालूम हुआ? हाँ, वो फायरिंग मैंने ही की थी और इसी तरह की थी। ये कहते ही मैंने 2 बार गोली चलाई। उसके 2 स्टेन गन वाले साथी लुढ़क गए। जरा फासले पर खड़े हुए 2 साथियों ने चीख कर कहा, तुम पार्टी लीडर होकर ये क्या हिमाकत कर रहे हो? रिवॉल्वर फेंक दो वरना। और ना के बाद वो कुछ न कह सका। मैंने अपने मामूल के जरिए उसके बाजू में गोली मार दी। उसके हाथ से स्टेन गन छूटी। इसके साथ ही दूसरे साथी ने स्टेन गन से तड़ातड़ फायरिंग की तो मेरा मामूल फर्श पर ढेर हो गया। मैंने उसके मुर्दा दिमाग से निकलकर उस गोरीले के दिमाग में छलांग लगाई, जिसका बाजू जख्मी हो गया था। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक स्टेन गन से अपने साथी के सर पर एक जोरदार सर्प लगाई और कहा, तुमने पार्टी लीडर को क्यों मार दिया? वो चकराकर फर्श की तरफ झुकने लगा। दूर खड़े हुए 3 गोरीला साथियों ने कहा, ये तुम क्या हिमाकत कर रहे हो? इसने पार्टी लीडर को मारकर अच्छा किया। ये सीधी सी बात है जो समझ में आ जाना चाहिए। फराद ने इसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था, लेकिन वो हमारे दिमागों में नहीं आ सकेगा। उसकी बात पूरी होते ही मेरे जख्मी मामूल ने स्टेन गन का बर्स्ट खोल दिया। तड़ातड़ की मुसलसल आवाजें गूंजने लगीं। उसके 3 साथियों के कदम जमीन से उखड़ गए थे। उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में मेरा वो मामूल भी मारा गया। लेकिन अब उस गोरीले का दिमाग मेरे लिए खुला हुआ था, जिसके सर पर स्टेन गन से जर्ब लगाई गई थी। गोरीले न जाने कहां कहां से निकल कर आ रहे थे और मैं इसी तरीके पर अमल कर रहा था। 2 को मारता था, तीसरे को जख्मी करता था, फिर तीसरे के दिमाग में पहुंचकर बाकी दूसरों को भी मारता था और जख्मी भी करता था। जरा सी देर में 19 गोरीले फना की गोद में पहुंच गए। सिर्फ एक जिंदा था, जो कमरा नंबर 222 में जख्मी पड़ा हुआ था। मैंने बैरे के पास पहुंचकर कहा, मैं तुम्हें एहतियातन यहां तक लाया था, शायद तुम्हारी जरूरत पड़ती, मगर तुम्हारे बगैर काम चल गया। अब जिसके साथ आए थे उसकी जेब से ट्रांसमीटर निकालो और कमरा नंबर 222 में वापस जाओ। उसने मेरे हुक्म की तामील की। कमरा नंबर 222 में पहुंचकर उसने जख्मी को झंझोड़ कर उठाया। जग में रखा हुआ पानी उस पर उंडेल दिया। वो हड़बड़ाकर आंखें खोलने के बाद इधर उधर वहशतज़दा नजरों से देखने लगा। बैरे ने उसकी तरफ ट्रांसमीटर बढ़ाते हुए कहा, इसे लो और अपने यहाँ के एजेंट से गुफ्तगू करो। उसने रिवॉल्वर की तरफ देखा, फिर ट्रांसमीटर लेकर उसे ऑपरेट किया। थोड़ी देर बाद ही राब्ता कायम हो गया। उसने कोड वर्ड्स दोहराने के बाद कहा, मैं बहुत बुरी खबर दे रहा हूं। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं बहुत मसरूफ रहता हूं, तमहीद ना बांधा करो, फौरन काम की बात करो। मैंने सफ़ीर के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं फराद अली तैमूर काम की बात करने पहुंच गया हूं। वो दहशत से चीख मारकर खड़ा हो गया, फरहाद साहब आप हैं? हाँ, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं। तुम्हारे 20 में से 19 गोरीले होटल में मुर्दा पड़े हैं। एक को मैंने सिर्फ जख्मी किया है ताकि वो तुम्हें तफसील बता सके। तुम होटल पहुंचो और अपने लोगों की लाशें समेट कर ले जाओ। मैं होटल के मालिक से पूछता हूं कि उसका कितना नुकसान हुआ है। वो नुकसान तुम्हें अभी भरना है। चलो फौरन उठो। उसने कहा कि जी मैं अभी आ रहा हूं। मैं होटल के मैनेजर के पास पहुंचा। उसने पुलिस वालों को तलब किया था। पुलिस वाले हैरान और परेशान होकर इतनी लाशों को देख रहे थे। मैंने मैनेजर की जबान से कहा, मैं फराद अली तैमूर आप लोगों से मुखातिब हूं। क्या यहां होटल का मालिक मौजूद है? एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, मैं यहां का मालिक हूं। जनाब फराज साहब, ये क्या हो गया? मेरा होटल बदनाम हो जाएगा। कोई मुसाफिर यहां नहीं आएगा। मैंने पूछा, इस होटल की तामीर में तुम्हारी कितनी रकम लगी हुई थी? उसने कहा, तकरीबन $15 लाख। अगर कोई नया होटल तामीर करना चाहोगे तो कितनी रकम लगेगी? ज्यादा रकम लगेगी, तकरीबन $50 लाख। थोड़ी देर इंतजार करो, एक तंजीम वाला एजेंट आ रहा है, वो तुम्हें $50 लाख अदा कर देगा। होटल के मालिक का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वहां 2 अखबारी रिपोर्टर भी थे। उन्होंने बेयकीनी से पूछा, क्या वाकई आप इतनी रकम अदा कर देंगे? मैंने एयरपोर्ट पर कहा था कि यहां जो भी नुकसान होगा फौरन पूरा किया जाएगा। मैं आप तमाम अखबार वालों से दरख्वास्त करता हूं, मेरे मुताल्लिक ये खबर ज़रूर शाया करें कि मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूं, और जिसका नुकसान हो रहा है
उसे नुकसान से कई गुना ज्यादा रकम दिला रहा हूं और ऐसी रकमें उनसे लेकर दे रहा हूं जो नुकसान के जिम्मेदार होते हैं। एक अखबारी रिपोर्टर ने कहा, जनाब, यहां सेंसर की कुछ पाबंदियां हैं। हमें पहले ही से वार्निंग दी गई है कि आपके मुतालिक कोई ऐसी खबर शाया न करें जिससे आपकी शोहरत और इज्जत में इजाफा होता हो। मैंने उस अखबारी रिपोर्टर से कहा, तुम अभी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से रब्ता कायम करो। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। थोड़ी देर बाद रब्ता कायम हो गया। उसने कहा, हेलो पीए साहब, जनाब फराद अली तैमूर साहब मिनिस्टर साहब से बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से पूछा गया, तुम कौन हो और मिस्टर फराद अली तैमूर मिनिस्टर से किस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहते हैं? मैंने अखबारी रिपोर्टर से कहा, रिसीवर रख दो। फिर मैं उस पीए के दिमाग में पहुंच गया। वो सीधा चलता हुआ मिनिस्टर के कमरे के सामने आया, फिर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं फराद अली तैमूर हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। गुस्से से पूछा गया, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं मिनिस्टर के दिमाग में पहुंच गया। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो पीए ने अंदर आकर कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। इस वक्त मेरे दिमाग में फराद अली तैमूर समाया हुआ है। उसका हुक्म है जब तक वो इस मुल्क में रहेगा उसके मुतालिक तफसीली खबरें शाया की जाएंगी और किसी खबर को भी सेंसर नहीं किया जाएगा, वरना मैं इस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में जलजला पैदा कर दूंगा। वो मिनिस्टर सुपर मास्टर का चमचा था। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं देता, नमूना पेश करता हूं कि जलजला कैसे पैदा होता है। ये कहते ही उसके दिमाग को हल्का सा झटका पहुंचाया। वो तड़प कर चीखता हुआ एक अलमारी से जाकर टकराया, फिर फर्श पर गिर पड़ा। दोनों हाथों से सर को थाम कर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे दिमाग से चले जाओ, मेरे दिमाग से चले जाओ। मैंने पीए की जबान से कहा, मैं तुम्हारे दिमाग से चला जाता हूं, फौरन टेलीफोन उठाओ और जो अहकामात मैंने दिए हैं उन्हें प्रेस के तमाम जिम्मेदार अफसरान तक पहुंचा दो। मैं आज शाम का और कल का अखबार देखूंगा। अगर मेरे सिलसिले में एक भी खबर सेंसर की गई तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। फिर यहां वही शख्स आएगा जो मेरी मर्जी की खबरें शाया करने पर राजी रहेगा। दैट्स ऑल। मैं फिर होटल के मैनेजर के पास पहुंचा। इतनी देर में तंजीम वाले सफ़ीर होटल में पहुंच गए थे। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, मैं फराद अली तैमूर तुमसे मुखातिब हूं। इस होटल का बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी शोहरत खाक में मिल गई है। होटल के मालिक को एक दूसरा होटल तामीर कराने के लिए $50 लाख की ज़रूरत है। ये रकम आज शाम तक अदा हो जाना चाहिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे हुक्काम से रब्ता कायम करूं। अगर ये रकम अदा ना हुई तो मैं कोई रब्ता कायम किए बगैर तुम्हारे मुल्क में धमाके शुरू कर दूंगा। आप जो फरमा रहे हैं वही होगा। मैं अपने मुल्क के जिम्मेदार अफसरान से रब्ता कायम करता हूं और शाम तक। मैंने उसकी बात काट कर कहा, तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आज शाम तक होटल के मालिक को $50 लाख अदा होते हैं या नहीं। दैट्स ऑल। ये कहकर मैंने मैनेजर के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। होटल का मालिक हैरानी से ये बातें सुन रहा था। फिर एकदम से आगे बढ़कर मैनेजर के कदमों पर पहुंचकर कहने लगा, फराज साहब, आप ग्रेट हैं, बहुत ग्रेट हैं। मैं कभी अपनी ज़िंदगी में $50 लाख के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था। मुझे मौका दीजिए, मैं आपके कदमों में ज़िंदगी गुजार दूंगा। मैनेजर ने पीछे हटकर कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका मुलाजिम हूं, मैनेजर हूं, मेरे पांव क्यों छू रहे हैं? मालिक ने बौखलाकर उसे देखा, फिर पूछा, क्या तुम फरहाद नहीं हो? जनाब, मैं पिछले 5 बरस से आपका मैनेजर हूं। फरहाद साहब जा चुके हैं। मैं दिमागी तौर पर अपने बेडरूम में पहुंच गया। आंखें खोलकर देखा तो पोमी ने मुस्कुराकर कहा, यहां इतनी देर तक गोलियां चलती रहीं जैसे जंग अजीम छिड़ गई हो, और तुम निहायत इत्मीनान से आंखें बंद किए मेरे सामने पड़े रहे। आखिर कहां कहां घूम रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, यहां 20 तंजीम वाले गोरीले थे जो खत्म हो चुके हैं। वो मुंह बनाकर बोली, मुझे खुशी नहीं हुई। ये कोई बात है कि तुम लेटे ही लेटे दुश्मनों को खत्म कर देते हो और मुझे अपने जौहर दिखाने का मौका नहीं मिलता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें एक छोटा सा मौका भी मिलता है तो तुम देखने वालों को हैरान कर देती हो। भाई फिक्र ना करो, अभी बहुत से मौके आएंगे। ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। मैंने 1 घंटे की नींद पूरी कर ली है। इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगे। कम से कम 4-5 घंटे सोना चाहिए। क्या पारस के पास जाने नहीं दोगी? मैं जाने दूंगी, लेकिन पारस इसे पसंद नहीं करेगा। उसे तन्हा रहने दो।
हम दूर ही दूर से उसकी खैरियत मालूम करते रहेंगे। अच्छा, ज़रा चंद मिनट के लिए खामोश रहो, मैं सोनिया की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। मैं उसके पास पहुँच गया। वो यहाँ पहुँच गई थी। एयरपोर्ट के वीआईपी रूम में बैठी हुई एक बड़े से नक्शे को देख रही थी। वो जंगल का नक्शा था। उसने मुझे महसूस करते ही पूछा, कौन? फरहाद? हाँ, फरहाद ऑन ज़ीरो चैनल। क्या तमाम आदमियों के साथ आई हो? हाँ, आदमी ज़्यादा हैं और हेलीकॉप्टर एक ही है। दूसरा तुमने अपने लिए रखा है। एक हेलीकॉप्टर में कितने अफराद सफ़र कर सकते हैं? तकरीबन 40 अफराद। तुम मेरा हेलीकॉप्टर भी ले जाओ, इस तरह बैक वक्त 80 अफराद को अपने साथ ले जा सकोगी। मैं शाम तक यहाँ से निकलूँगा। वो नक्शा देखते हुए बोली, इस वक्त मेरी पेंसिल उस जगह है जहाँ वो कला बना हुआ है। कले के पिछले हिस्से में ख़तरनाक दलदल है। मेरा गाइड बता रहा है ये दलदल 300 गज के रकबे तक फैली हुई है, यानी पिछले हिस्से से कोई कले तक पहुँच नहीं सकता। लिहाजा मैं दलदल की तरफ जाकर कैंप लगाऊंगी। हमारी मुखालिफ पार्टियां उधर जाने के मुताल्लिक सोचना भी पसंद नहीं करेंगी। तुम कले के सामने चंद मील के फासले पर कैंप लगाओगे और जॉर्ज फ्रीमैन के लिए एक खुला चैलेंज बनकर रहोगे। मेरे साथ ये 80 आदमी रहेंगे। बाकी 50 अफराद कले के शुमाल में कैंप लगाएंगे और बाकी 50 उसके जुनूब में हमारे हुक्म के मुंतज़िर रहेंगे। मैंने पूछा, कले के शुमाल और जुनूब में हमारे जो कैंप होंगे उनका लीडर कौन होगा? शुमाली कैंप का लीडर गुलाम बाकी और जुनूबी कैंप की लीडर आमना होगी। मैं दोनों हेलीकॉप्टर ले जा रही हूँ। बाद में गुलाम बाकी और आमना अपने लोगों के साथ पहुंचेंगे। उनके जाने के बाद भी इस शहर में हमारे 20 अफराद रह जाएंगे जो हमारे साथ आएंगे। तमाम मामला तय होने के बाद मैंने ख्यालखानी ख़त्म कर दी, अपने कमरे में हाजिर हो गया। फिर पोमी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, आओ और मुझे सुला दो। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, फिर मुझे बड़े प्यार से सुलाने लगी। वो हेलीकॉप्टर जिसका ईंधन खत्म हो चुका था बहुत पीछे रह गया था। सलारा और पारस दोनों दूर निकल आए थे। वो बहुत खुश थी, हालांकि उसकी पुश्त पर खाने का भारी बैग बंधा हुआ था। एक शाने से स्टेन गन और दूसरे शाने से कारतूस की पेटी लटक रही थी। कारतूस की दूसरी पेटी कमर से बंधी हुई थी और होस्टर में रिवॉल्वर था। वो इधर उधर देखती जा रही थी, कभी कभी पारस के बाजू को थाम लेती थी। जंगल हरा भरा था। खूबसूरत परिंदे एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ उड़ते जाते थे। कहीं कहीं बंदर भी दिखाई देते थे। खतरनाक जानवरों से भी मुलाकात हो सकती थी, लेकिन वो खौफजदा नहीं थी। वो चलते चलते कहने लगी, आज मैं बहुत खुश हूं। पारस ने पूछा, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? ऐसा ही समझो। यूं लगता है जैसे मैं नया जन्म ले रही हूं। पिछले 1 दिन और 2 रातों से तुम्हारे साथ हूं। महसूस होता है जैसे सदियों से हमारा साथ रहा है। तुम मेरे रोए रोए में बस गए हो। जी चाहता है खूब गुनगुनाऊं। तो फिर खामोश क्यों हो? क्या खाक गुनगुना सकती हूं? तुमने इतना बोझ मुझ पर लाद रखा है, ये कोई इंसाफ है? खुद तो एक राइफल, एक रिवॉल्वर और एक कारतूस की पेटी उठाकर चल रहे हो। तुमसे कई गुना बोझ मुझ पर है। मजबूरी है। अगर मैं बोझ उठाकर चलूंगा, अगर वो खाने का थैला मेरी पुश्त से बंधा होगा और ऐसे में किसी दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया या कोई दरिंदा आ गया, तो मुझे बोझ से फ्री होकर मुकाबला करने में वक्त लगेगा। मैं मानती हूं तुम्हें इजी होकर चलना चाहिए, लेकिन मैं कब तक बोझ उठाकर चलती रहूंगी? तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा होता तो उसे किस तरह उठाकर मीलों दूर तक चलती रहती। हाय, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मां बन सकती हूं। मैंने तो शादी के मुताल्लिक भी नहीं सोचा था। किसी मर्द का तसव्वुर नहीं करती थी। तुमने अचानक ही मेरे अंदर एक बच्चे की ख्वाहिश भड़का दी है। काश वो बच्चा तुम्हारा ही हो और मैं उसे उठाए जिंदगी भर चलती रहूं। क्या अहमकाना जज्बा है। जिंदगी भर उठाए कैसे चलोगी? वो जवान होकर तुम्हारी गोद में रहेगा या अपनी बीवी के पास जाएगा? वो खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर बोली, हाय पारस, जरा तसव्वुर करो हमारा बच्चा किस कदर खूबसूरत होगा। हम अफ्रीका में रह गए तो सियाफाम शाकार होगा। क्यों मजाक करते हो? या अल्लाह रहम कर, अभी तुमने 1 दिन और 2 रातें मेरे साथ गुजारी हैं। मेरे दामन पर कोई धब्बा नहीं है और तुम हो कि मेरे बच्चे पैदा कर रही हो। इंसान पहले ख्वाब देखता है, फिर उसकी ताबीर तक पहुंचने की कोशिश करता है। मैं भी कोशिश करती रहूंगी। आने वाला कोई कल मेरे इस ख्वाब की ताबीर पेश करेगा। पारस ने उसके पुश से बैग खोलकर अपने कंधे पर रख लिया, फिर कहा, धूप तेज होती जा रही है, तुम पसीना पसीना हो रही हो। वो मुस्कुराकर बोली,
बोझ हल्का किया है तो पसीना भी पोंछ दो, फिर तो मुझे पसीना आ जाएगा। उसने सलारा का हाथ पकड़ लिया, फिर खींचकर आगे बढ़ते हुए कहा, जंगल के इस हिस्से में बहुत सुकून है। अब तक कोई जंगली जानवर नजर नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं आगे कहीं इंसानी आबादी होगी। वो थोड़ी दूर चलते रहने के बाद बोली, मैं थक गई हूं, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। वो उसके बाजू से सर लगाकर चलने लगी। वो एक सायेदार दरख्त के नीचे आए, फिर वहां सामान उतार कर रख दिया। उसने कहा, जरा आराम से बैठो, मैं अभी चारों तरफ का जायजा लेता हूं। वो दरख्त पर चढ़ने लगा, उसकी बुलंदी पर पहुंचकर चारों तरफ देखने लगा। सलारा ने पूछा, कुछ नजर आ रहा है? तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे पहले कभी कुछ नजर नहीं आता था। वो हंसते हुए बोली, मेरा ये मतलब नहीं है। कोई इंसान, जानवर या कोई काम की चीज दिखाई दे रही है? वो अंगड़ाई लेते हुए घास पर लेट गई। पारस ने कहा, हाँ, एक बहुत ही हसीन औरत दिखाई दे रही है। वो चौंक कर बोली, क्या वाकई? हाँ, वो हरी हरी घास पर काफिराना अंदाज में लेटी हुई है। उसके हाथ अंगड़ाई के लिए उठे हैं और कयामत उठा रहे हैं। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैं समझ गई, मुझे कह रहे हो। तुम बहुत ही अच्छे हो। और कुछ बोलो, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे सामने घास का हरा समंदर है और वो समंदर की सब्ज लहरों में जलपरी की तरह दिखाई दे रही है, और वो जलपरी खुशी के मारे हंसने ही वाली है। वो फिर खिलखिलाकर हंसने लगी, घास पर लोटपोट होने लगी। कभी करवट बदल रही थी, कभी चारों शाने चित हो रही थी, फिर करवट बदलते हुए इधर उधर घास पर लुढ़कती जा रही थी, जैसे जलपरी सब समंदर की लहरों में तैर रही हो। वो मुस्कुराकर बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वो सचमुच हसीन लग रही थी, उसकी तमाम तवज्जो को अपनी जात तक महदूद कर रही थी। वो जागती हुई आंखों का जिंदा सपना थी। अचानक ही सपना टूट गया। वो चौंक गया। ठाएं से गोली चलने की आवाज आई थी। वो एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। पारस जल्दी से उतरता हुआ दरख्त के निचले हिस्से में आया, फिर हाथ बढ़ाकर बोला, लाओ सामान इधर दो। उसने बैग, स्टेन गन और राइफल उसके हवाले की, फिर खुद चढ़ने लगी। थोड़े वक्फे से फिर गोलियां चलने की आवाज सुनाई थी। 3 बार आवाज और आई, और ये आवाजें बहुत दूर थीं। वो दोनों अपने सामान के साथ ऊपर चढ़ते हुए दरख्त के घने हिस्से में आ गए। उन्हें चारों तरफ से दरख्त के पत्ते छुपा रहे थे। पारस ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि एक नामालूम मुद्दत तक भूखी ना रहो तो फौरन खाने का डब्बा निकालो और खाना शुरू कर दो। हो सकता है इसके बाद हमें पेट भरने का मौका ना मिले। वो एक शाख से उठकर दूसरी शाख पर गया, फिर उससे ऊपर वाली शाख पर पहुंचा। अब वो दूर दूर तक चारों तरफ देख सकता था। हद्दे नजर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सलारा ने पूछा, क्या फायरिंग करने वाले नजर आ रहे हैं? कोई नहीं है। जंगल में फायरिंग की आवाज गूंजती है। इसके बावजूद मैं फायरिंग की समत का अंदाजा कर सकता हूं। उसी तरफ देख रहा हूं। सलारा ने कहा कि नीचे आ जाओ, कुछ तुम भी खा लो, वरना भूखे रह जाओगे। वो नीचे जाना चाहता था। जहां देख रहा था वहीं देखता हुआ ठिठक गया, फिर बोला, दूर, बहुत दूर हल्का हल्का सा धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मैं आकर देखूं? पहले कुछ खा लो। वो धुआं कितनी दूर होगा? पारस ने अंदाजा करते हुए कहा, यहां से 7-8 मील का फासला हो सकता है। फिर तो परेशानी की बात नहीं है। जल्दी आकर कुछ खा लो, हम यहां से दूसरी समत चले जाएंगे। दोनों घने पत्तों के दरमियान छुपकर इत्मीनान से खाने लगे। वो बोली, अब मुख्तलिफ पार्टियों से टकराव होता रहेगा। पापा ने यही बताया है। पिछली रात हमें घेरने वाले मास्क मैन के आदमी थे। जंगल में सुपर मास्टर के आदमी भी पहुंच चुके होंगे और तंजीम वाले गुरीले भी हैं। हम खाने के बाद किस समझ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, किसी न किसी से सामना होगा। लिहाजा उसी तरफ जाना चाहिए जहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। तुम जानबूझकर खतरात को दावत देना चाहते हो। जब हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी सम जाने से किसी न किसी का सामना होगा, तो फिर क्यों घबराएं? हो सकता है वहां के लोगों को हम अपना दोस्त बना सकें, और अगर दुश्मन है तो मुकाबला करके कुछ काम की चीजें हासिल कर सकें जो आइंदा इसी जंगल में हमारे काम आ सकेंगी। हम यूं इत्मीनान से खा रहे हैं जैसे अपने घर के ड्राइंग रूम में हो। ये इत्मीनान बहुत जरूरी है। इन हालात में सरासीमा होने से नुकसान ही पहुंचता है। अकल काम नहीं करती। पुरसुकून और मुतमईन रहने से दिमाग सोचने समझने के काबिल रहता है। मैं कोई नादान बच्ची हूं जो इस तरह समझा रहे हो? तुम बड़ी समझदार बच्ची हो। कोई काम की बात सोचो, कोई मुफीद मशवरा दो। उसने खाने के बाद पानी पिया, फिर ऊपरी शाखों की तरफ जाने लगा। सलारा भी उसके पीछे पीछे आई। दोनों एक शाख पर खड़े हो गए।
दूसरी शाख को मजबूती से थाम लिया। वो धुआं कुछ गहरा हो गया था, सीधा आसमान की तरफ उठ रहा था। सलारा ने कहा, उधर हबशियों का एक कबीला है। वो कई मील दूर आबाद रहने वाले दूसरे कबीले को धुएं के जरिए इत्तला दे रहे हैं कि उन पर कहीं से हमला होने वाला है, लिहाजा वो दूसरे कबीले को मदद के लिए बुला रहे हैं। क्या तुम्हें याद है कि तुम पहले भी इस तरफ आ चुकी हो और उस कबीले के लोगों से मिल चुकी हो? मेरे बाप दादा यहाँ रहते थे, फिर हम बहन भाई ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में बरसों से यहाँ छुपे हुए हैं। हम यहाँ के रस्म व रिवाज को जानते हैं, उनकी जबान भी बोलते हैं, तो फिर हमें वहाँ चलना चाहिए। उन्हें दुश्मनों से हमले का खतरा था, कहीं वो हमें दुश्मन न समझ लें। तुम उनकी जबान में उन्हें समझा सकती हो। वो दरख्त से उतर गए, फिर सामान उठाकर उसी तरफ जाने लगे। तकरीबन 6 मील तक चलते रहने के बाद वो एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उसी पहाड़ी के पीछे से धुआं दिखाई दे रहा था। वो चट्टानों और पत्थरों के करीब से गुजरते हुए ऊपर आए, फिर एक बड़े से पत्थर की आड़ में होकर देखा। दूसरी तरफ नशेब में पानी का एक साफ और शफाफ चश्मा बह रहा था। उसके किनारे घास फूस की छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थीं। वो बस्ती बज़ाहिर वीरान दिखाई दे रही थी, लेकिन औरतें और बच्चे झोपड़ियों के अंदर छुपे हुए थे। उन्हें अनजाने दुश्मनों का खौफ था। उनके मर्द तीर कमान और नेज़े लेकर कुछ उस पहाड़ी की तरफ आए थे जहां सलारा और पारस खड़े हुए थे, लेकिन उनसे काफी फासले पर थे। वो सब पत्थरों की आड़ में छुपे हुए थे। उनकी पुश्त उन दोनों की तरफ थी। बाकी मर्द बस्ती की दूसरी तरफ दरख्तों पर चढ़ गए थे। वो छुपे हुए लोग चारों तरफ नजरें दौड़ा रहे थे। जब उन्होंने घूमकर देखा तो सलारा और पारस को देखकर चौंक गए। उनके हाथों में रिवॉल्वर और स्टिन गन थी। सलारा ने उनकी जबान में कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं। हमें बताओ, तुम्हें किससे खौफ है? एक बूढ़े सियाफाम ने हैरानी से पूछा, तुम हमारी जबान बोल लेती हो? मैं बोल ही रही हूं। मैं यहां बरसों से रहती आई हूं। तुम हमें अपना ही समझो, हम पर एतमाद करो। बूढ़े ने कहा, हमने 1 घंटा पहले फायरिंग की आवाज सुनी है। उस सामने वाली पहाड़ी पर एक कबीला आबाद है। उनके पास बंदूकें नहीं हैं। यकीनन वहां कुछ अजनबी लोग आए हैं। सलारा ने कहा, कुछ नहीं, बहुत अजनबी आए हैं। अब यहां दिन रात गोलियां चलेंगी और बड़े बड़े धमाके होंगे। वो सब परेशान होकर सलारा की बातें सुन रहे थे। वो कहने लगी, वैसे तुम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। जो लोग यहां आ रहे हैं वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि तुमसे कुछ फायदा उठाना चाहेंगे। तुम्हें खाने पीने और पहनने ओढ़ने की चीजें देंगे। एक नेगरू ने कहा, इसके बदले वो हमें गुलाम बनाएंगे, हमसे काम कराएंगे, हमसे बोझ उठवाएंगे। हाँ, ऐसा तो वो करेंगे। हम आजाद लोग हैं। अगर हमें गुलामी करना होती तो शहरों में जाकर मुलाजमत करते। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि वो चुप हो गया। वो सभी चौंक कर बस्ती की तरफ देखने लगे। मोटर गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। सलारा और पारस दौड़ते हुए उन हबशियों के पास आए, फिर एक से कहा, हमें अपनी झोपड़ी में ले चलो। 3 सियाफाम उनके साथ हो गए। वो पांचों दौड़ते हुए बस्ती की तरफ जाने लगे। मोटर गाड़ियों की आवाजें करीब आ रही थीं। वो दौड़ते हुए झुग्गियों के पास पहुंच गए। उन्होंने सर उठाकर दूर तक देखा। अभी वो गाड़ियां नजर नहीं आ रही थीं। पारस ने कहा, हम बस्ती के आखिरी सिरे वाली झुग्गी में जाएंगे। सलारा ने यही बात उन्हें समझाई। वो उन्हें लेकर दौड़ते हुए आखिरी झुग्गी के अंदर पहुंच गए। वहां 2 औरतें अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थीं। उनके आदमियों ने उन्हें जाने के लिए कहा। उन्होंने अपने बच्चों को उठाया, फिर वहां से निकलकर दूसरी झुग्गियों में चली गईं। गाड़ियों की आवाजें बिल्कुल करीब आ गई थीं। सलारा और पारस फूंस की बनी हुई दीवार के करीब आ गए। उसमें उंगलियों से सुराख करके वहां से आंख लगाकर देखा। यके बाद दीगरे 3 जीप गाड़ियां दिखाई दीं। पहली जीप में 4 मुसल्ला सियाफाम थे। उनके पीछे वाली जीप में 2 शख्स दिखाई दिए। उस जीप में शिकार किए हुए हरन और बकरे रखे हुए थे। तीसरी जीप में एक पहलवान नुमा शख्स स्टीयरिंग सीट पर बैठा हुआ था। उसकी बगल में एक हसीन औरत थी। पीछे उनका बॉडीगार्ड एक राइफल उठाए खड़ा हुआ था। वो तादाद में 9 थे और सबके पास राइफलें और स्टिन गनें थीं। वो गाड़ियां बस्ती के करीब आकर रुक गईं। उनमें से एक सियाफाम अपनी सीट से उठकर जीप के बोनट के ऊपर आकर खड़ा हो गया। फिर हाथ उठाकर अपनी जबान में कहने लगा, बस्ती वालों सुनो, दूसरे मुल्क के बड़े बड़े साहब लोग आए हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए 4 जानवर शिकार किए हैं। दोस्ती के तौर पर यह तुम्हारे लिए तोहफा है। ये तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ खाएंगे और भी खाने की चीजें तुम्हें देंगे। पहनने के लिए कपड़े भी मिलेंगे। तुम में से कोई बीमार है तो उसे दवाएं भी दे दी जाएंगी। वो इतना कहकर चुप हुआ, फिर दूर दूर तक नजरें दौड़ाते हुए जवाब का इंतजार करने लगा। उसके बाद बोला, मैं समझता हूं तुम ये जानना चाहोगे कि साहब लोग इतनी मेहरबानियों के बदले
तुमसे क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है, ये शहरों से जंगल में आए हैं, यहाँ इन्हें मुलाजिमों की ज़रूरत है। इनमें से कुछ साहब लोग ऐसे हैं जिन्हें काली औरतें बहुत पसंद हैं। अगर तुम्हारी बस्ती में खूबसूरत औरतें हैं तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक तीर सनसनाता हुआ आया और उसके सीने में उतर गया। वो औंधे मुंह जीप के बोनट पर गिर पड़ा, फिर वहां से उलटकर जमीन पर लंबा हो गया। जीप में आने वाले तमाम लोग अपने अपने हथियार संभालकर बाहर छलांगे लगाकर दरख्तों की और पत्थरों की आड़ में जाने लगे। फिर खुद को महफूज करने के बाद बस्ती की तरफ मुसलसल फायरिंग करने लगे। स्टेन गनों के कई राउंड जाया करने के बाद उन्होंने फायरिंग बंद कर दी। फिर एक ने चीखते हुए अंग्रेजी जबान में पूछा, क्या यहां कोई हमारी जबान समझता है? तुम लोगों ने हमारे गाइड को मारकर अच्छा नहीं किया, इसके बदले तुम सब बेमौत मारे जाओगे। वो कहने के बाद चुप हुआ, थोड़ी देर इंतजार करता रहा, फिर अपने साथियों से कहने लगा, यहां ना कोई अंग्रेजी जानता है और ना ही किसी के पास कोई बंदूक वगैरह है। जो पहलवान नुमा शख्स एक हसीन औरत के साथ जीप ड्राइव करता हुआ आया था, उसने हुक्म दिया, तुम में से 2 आदमी जीप पर जाएं और इसे ड्राइव करते हुए बस्ती के अंदर पहुंचें। मैं देखना चाहता हूं क्या इनके पास आतिशी असला मौजूद है या नहीं। वो लोग उसके हुक्म के बंदे थे, अपनी जान पर खेलने के लिए जीप में आकर बैठ गए, फिर उसे ड्राइव करते हुए बस्ती के अंदर आए। पारस ने कहा, सलारा तुम इनकी जबान में समझाओ कि ये तीनों निगरू हाथ उठाकर बाहर जाएं और इनके सामने झुक जाएं। इनमें से एक निगरू किसी ऐसी झोपड़ी में जाए जहां एक जवान औरत हो। वो उस जवान औरत को वहां से भगाकर हमारी झोपड़ी में आने के लिए कहे। सलारा ने उसकी हिदायत के मुताबिक उन तीनों सियाफामों को अपनी जबान में समझाया। वो तीनों अपने तीर कमान और नेज़े वहीं रखकर हाथ उठाते हुए झोपड़ी के बाहर आए। जीप में बैठे हुए 2 सफेद फामों ने उनकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ओहो, क्या इस बस्ती में सिर्फ 3 ही मर्द हैं? वो तीनों घुटने टेक कर झुक गए। उनमें से एक ने दूसरी झोपड़ी की तरफ बुलंद आवाज से किसी जवान औरत को मुखातिब करते हुए कहा, तुम झोपड़ी से निकलो और दौड़ती हुई उस झोपड़ी में जाओ जहां से हम अभी निकल कर आए हैं। फौरन मेरी बात पर अमल करो। जरा ही देर के बाद एक जवान लड़की एक झोपड़ी से निकली। वहां मर्द हो या औरत, किसी को पूरा लिबास मैसर नहीं होता। उस लड़की के जिस्म पर भी बराए नाम लिबास था। जीप में खड़े हुए दोनों अंग्रेज उसे देखकर दांत निकालने लगे। वो सहम गई, दौड़ती हुई उस झोपड़ी में चली आई। एक अंग्रेज ने जीप से छलांग लगाई, फिर एक फाते की शान से उस झोपड़ी की तरफ आने लगा। सलारा ने लड़की से कहा, तुम दरवाजे के ठीक सामने जरा दूर खड़ी रहो। उसने हिदायत पर अमल किया। पारस और सलारा दरवाजे की आड़ में चले गए। उसी वक्त वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। सामने लड़की सहमी हुई खड़ी थी। उसने हंसते हुए कहा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारे पूरे कबीले को खुश कर दूंगा। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। उसी वक्त पारस ने स्टेन गन की नाल पकड़कर उसके सर पर एक मामूली सी जर्ब लगाई ताकि वो मर ना सके ना बेहोश हो सके। वो चकरा कर गिरा तो सलारा ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी से लगा दी और कहा, शोर न मचाना। वो सहमी हुई नजरों से सलारा और पारस को देखने लगा। पारस ने पूछा, ज्यादा चोट तो नहीं आई है? चलो उठकर बैठ जाओ। वो उठकर बैठ गया। फिर पारस ने कहा, सलारा लड़की से कहो वो चीखना शुरू करे, जैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रही हो। सलारा उसे समझाने लगी और पारस उस सफ़ेद फाम को समझाने लगा, देखो ये लड़की चीखती रहेगी और तुम क़हक़हे लगाते रहोगे। एक लड़की को जबरन हासिल करने के सिलसिले में जो तुम बकवास कर सकते हो करते रहोगे, अपनी जबान नहीं रोकोगे। सलारा ने अपनी उंगली ट्रैगर पर रखी और बोली, शुरू हो जाओ। लड़की शुरू हो गई, चीखने चिल्लाने लगी। उधर ये मजबूर होकर क़हक़हे लगाने लगा। पारस उसे आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन दे रहा था, बकवास भी करते जाओ। वो क़हक़हे लगाने के दौरान बकवास करने लगा। पारस ने कहा, अब दरवाजे की तरफ मुंह करके अपने साथी को मुखातिब करो और उससे कहो कि ये लड़की अकेले की बस की बात नहीं है। यार जरा इधर आओ और मेरी मदद करो। उस आने वाले शिकारी ने कनखियों से सलारा की तरफ देखा। सलारा ने ट्रैगर पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ मुंह करके अपने साथी को मुखातिब करते हुए वही कुछ कहने लगा जो पारस कह चुका था। जैसे ही उसने बात खत्म की, पारस ने स्टेन गन के दस्ते से एक जोरदार जर्ब उसके सर पर लगाई। वो चकरा कर गिर पड़ा, फिर जमीन से उठ ना सका। उसने उसे लात मारकर देखा तो वो बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। फिर वो जल्दी से ठीक दरवाजे के सामने आया और होस्टर से रिवॉल्वर निकालकर इंतजार करने लगा। आने वालों के कदमों की आवाज करीब आकर रुक गई थी। वो बाहर से पूछ रहा था,
तुम खामोश क्यों हो गए? क्या वो काबू में आ गई है? पारस ने एक झटके से दरवाजे को खोला, फिर रिवॉल्वर का ट्रैगर दबा दिया। निशाना चूकने वाला नहीं था। फायर की आवाज दूर तक गूंज उठी। आने वाला उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। झुग्गी के अंदर वो शख्स अभी तक जिंदा था, बस बेहोश पड़ा हुआ था। सलारा ने उसे भी गोली मार दी। उसके जिस्म से कारतूस की पेटियां उतारी, उसकी स्टेन गन ली, फिर अपने रिवॉल्वर को होस्टर में रख लिया। उसकी कमर की बेल्ट में हैंड ग्रेनेड हुक के जरिए लगे हुए थे। सलारा ने 2 हैंड ग्रेनेड पेटी की कोट की जेब में रखे, 2 हाथों में लिए, फिर दौड़ती हुई बाहर आई। पारस ने भी दूसरे शख्स का तमाम सामान हासिल कर लिया था। वो बड़ी तेजी से काम कर रहे थे। किसी लम्हे भी उनके साथी यहां पहुंच सकते थे। फिर उस पहलवान नुमा शख्स की गरजदार आवाज सुनाई थी। क्या तुम दोनों वहां जाकर मर गए हो? ये तुम दोनों ने किसे गोली मारी है? अगर कोई खतरा है तो फौरन जवाब दो।